बहुत लोग चले गए, खाली हो गया क्लास। क्लास तो खाली हो गया। पता चला कल एक बच्चा आया है, 2 बच्चा आया है। टेस्ट दिए थे कल आप? कोई फालतू क्वेश्चन क्यों देंगे? किसने किसने टेस्ट दिया? हाथ उठाइए। सबने टेस्ट दिया। तो कॉपी इन लोगों का कहाँ है भाई? ब्रजेश जी, इन लोगों का कॉपी? अच्छा, हाँ तो ले लेंगे, हम चेक कर देंगे। अभी चेक नहीं हुआ है, अब चेक कर देंगे। आज छुट्टी हो जाएगी आप लोगों को पढ़ा के, मान लीजिए दशहरा बाद ले लीजिएगा कॉपी। 4 था, ठीक किए हैं। 4 में से कितना देना था? 3 का? 3 नहीं लिखना था, 2 ही लिखना था। लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई 2 ही चेक होगा। पेन ड्राइव लगा दो, पेन ड्राइव नीचे से लेते आओ। तो बीपीएससी 67वीं का आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है, सुन रहे हैं। आज ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ और आज ही 2 घंटा में रिजल्ट सुनने जारी कर देगा। लगता है कि रॉकेट पर नहीं, चंद्रयान पर सवार है बीपीएससी। आदित्य एलेवन के साथ घूम रहा है भाई। टीचर का रिजल्ट दिया, 2 दिन में फिर डीवी के लिए भेज दिया सबको, जाइए डॉक्यूमेंट फिर से करवाइए। पता है, इंटरव्यू लिया, कहीं से ना हो जाए 2 दिन में रिजल्ट दे दे। आज रिजल्ट आ जाएगा, हमारे कई ऑफिसर्स आएंगे। रिजल्ट आएगा तो टॉपर तो हमारे यहाँ पहले आएगा, ये तो कन्फर्म बात है। 64 टॉपर सबसे पहले मेरे यहाँ आया, 65 टॉपर सबसे पहले मेरे यहाँ आया, 66 टॉपर का भी पहला इंटरव्यू मेरे ही चैनल पे आया। तो 63 टॉपर का भी पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे ही आएगा। तो आज बोल दीजिए दीपलाल जी को कि भाई आप अपना अगल बगल के मिठाई दुकान पर ऑर्डर दे दीजिए 2-3 मन मिठाई का। आप जो है बोल दीजिए दीपलाल जी को फ़ोन करके कि सर बोल रहे हैं कि बगल के दुकान मिठाई उठाई की दुकान पर 2-3 मन मिठाई के लिए ऑर्डर दे दें। क्या भाई एसडीएम भाई बनेगा, 2-3 मन मिठाई चलेगा तो क्या दिक्कत है? दबा के हम लोग खाएंगे, 3-3 बार आए खाएंगे। समोसा रसगुल्ला दोनों करवाएंगे ताकि थोड़ा नमकीन रहेगा, थोड़ा ज़्यादा मिठाई है। ये क्या करेंगे? जो लड़का पास करे उसका परिवार करेगा, जो पास करेगा। चलिए, तो आज अगर न्यूज हमको आयोग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ न्यूज वाले लोग, न्यूज 18 और आदेश पुरी का एक न्यूज आता है इंडिया टॉप, उसमें 3-4 लोग बता रहे हैं कि आया क्यों नहीं। हाँ, किस में है? मेरे फोल्डर में होगा। क्या पीडीएफ नहीं आया? राइट फार्मिंग का पीडीएफ भाई ग्रुप में हमको जोड़ो, मेंस के सारे जितने ऑनलाइन ऑफलाइन सब ग्रुप में जोड़ो। उसको बोले भेजने के लिए, उसको आपके सामने भेज दिए थे ना अजय को। भाई हमको भेजो, जोड़ो जल्दी। कहाँ है बताओ, कहाँ है? चलिए ठीक है, हम उसको बोले थे अजय को डाल दो, आपके सामने तो बोले थे। क्या? हाँ समझा देंगे प्लेटफॉर्म भी, क्या समझा देंगे। कहाँ से मिला ये प्लेटफॉर्म बिजनेस? प्लेटफॉर्म बिजनेस का मतलब होता है कि सरकार की तरफ से या एक बना बनाया सिस्टम जो होता है
उसमें दिया बिजनेस करने जाते हैं, अपना फ्रेम तैयार नहीं करते। बिजनेस का फ्रेम पहले से तैयार होता है, उसमें दिया बिजनेस करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस कहते हैं। पहले से फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम आपको कुछ भी तैयार नहीं करना। बिजनेस का फ्रेम सिस्टम पहले से तैयार है, सब कुछ तैयार, एडवर्टीजमेंट से लेकर हर चीज़ का सिस्टम तैयार है, बस आपको जाकर वहाँ बिजनेस करना, उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस कहते हैं। ई नाम मतलब होता है वो एग्रीकल्चर मार्केट संबंधित है। वो ई नाम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट उसको कह सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट है ई नाम। प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं कर सकते। ये नाम जो है एक तरह से आप विपणन की सुविधा केवल उपलब्ध कराता है, बेचने का, बाकी पूरा खरीद का सिस्टम नहीं है वहाँ, बेचने का केवल सिस्टम है। मार्केटिंग का मतलब उसको है, हाँ कर सकते हैं। या जो मॉल शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखते हैं आप, शॉपिंग मॉल देखते हैं ना आप, सब सिस्टम बना के दे दिया जाता है। अब देखिए आप जैसे मैं जानते हैं, आप वी मार्ट में जाते हैं, तो वी मार्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आप को नहीं पता कि अंदर कौन सी कंपनी है, पर आप अंदर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सभी कंपनी में घूम लेते हैं, जो कपड़े पसंद आते हैं, जो सामान पसंद है उसको खरीद लेते हैं। एक शोरूम में जाते हैं, पीटर इंग्लैंड शोरूम घूम से, ब्लैकबेरी, लेकिन एक होता है क्या कि ब्लैकबेरी भी मिलेगा वहाँ, वहाँ मोंटे कार्लो भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। आपको नहीं पता कि अंदर कौन सा था, पर गए तो सब ब्रांड का वहाँ स्टॉल लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बात ना? हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये है, तो अच्छे से करना है और अपने मित्रों को शुभकामना देना है। जितने भी आपके मित्र हैं जो 67वीं का इंटरव्यू दिए हैं कि उनका हो जाए रिजल्ट। 2100 लोग हैं, 2100 को देना है शुभकामना। आएगा तो 803 को, 803 हो गया ना? आप संतुष्ट हैं ना कि यहाँ एडमिशन करवा के पछताना नहीं है? क्योंकि नया विद्यार्थी बैठे हैं, ये बात सुन के इनको सुकून लग रहा होगा कि जितना को करवाए सबका रिजल्ट हो गया है ना। हाँ, मेरे पास 2000 स्क्रीनशॉट आया है, 2000 हमने यूट्यूब पे अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर रियल, और 2000 स्क्रीनशॉट आया है। अभी 1500 को रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, 500 को लिखे हैं बधाई शुभकामना, 1500 को नहीं दे पाए हैं। और सब लिख रहा है कि यूट्यूब पे मेरा भी नाम ले लीजिए, सर मेरा भी हुआ है। और कई लोग तो भावुक करने वाले मैसेज हमको किए हैं, एकदम भावुकता वाला मैसेज कि सर मेरा पास पैसा नहीं था, आपका यूट्यूब के कारण हमारा रिजल्ट हुआ है सर। और ऐसे ऐसे हजारों मैसेज। सुबह सुबह एक मैसेज पढ़ा, बड़ी दिल खुश हो गया। सुबह सुबह एक मैसेज आया मेरे पास, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सर जीवन रही तब तक आपको हम याद करेंगे, दिल से धन्यवाद करते हैं सर, आपने मेरा जीवन बदल दिया। सही कहा है सर, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। संगीता कुमारी, समस्तीपुर बिहार, आपसे मिलेंगे सर ज़रूर, बस अपना आशीर्वाद बना के रखिए। ऐसा ऐसा 50 मैंने लगातार मैसेज है, मैंने गिन नहीं पा रहे हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, सब हम दे दिए कि भैया करो जहाँ पर तुम हो। क्या किसमें? टेलीग्राम पे हम हैं, लेकिन हम उस पर एक्टिव उतना नहीं रहते, हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं। ट्रांसफर, लेकिन अभी सीटेट में फेल और डीएलएड में जो फेल किया बच्चा, उनका भी रिजल्ट आया है। जो बच्चे सीटेट में फेल हो गए, जैसे अपियरिंग पे भरे थे ना, रिजल्ट उनका आ गया, पर वो सीटेट पास नहीं किए। डीएलएड अपियरिंग तो भरे थे, डीएलएड में रख गया क्रॉस, तो उन लड़कों का रिजल्ट है ऐसे करीब 20-22 हज़ार बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट तो हटा देगा, कन्फर्म है उनका रिजल्ट आए हुए भी नौकरी नहीं होगी। तो उस सीट जो खाली होगा उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होगा, तो उसमें हो सकता है कि उनको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट खाली होगा। तो कहीं आप बोले आप लोगों से कि एप्लीकेशन अपना दीजिए, यदि किसी को लगता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में मुझे हो जाएगा तो अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिर से भर के डालिए, और कहीं चेंज करने के लिए ऑप्शन थे वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो खाली होगा बैटिंग वाले बच्चों को वहाँ दे देंगे, नहीं, आप लोगों को पहले देंगे चॉइस, कोई डिस्ट्रिक्ट को आप बदल लीजिए, और बाद में डीओ साहब चाह जाएंगे तो कहे ना होगा, डीएमए साहब चाह जाएंगे तो कहे ना होगा, वो बाद की बात है। पहले सरकारी नौकरी हो गया गुरु, इसका जश्न मनाओ ना, ये क्या चिंता करो कि कहाँ हो गया। जिसका नहीं हुआ ना, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो हमको फ़ोन करके जानते हो क्या बोला, रो करके रो रहा है बहुत तेज तेज, कई लोग रो रो को फ़ोन किए,
बोले सर किसी तरह मेरा रोल नंबर डलवा दीजिए ना सर, सर नेपालों में पढ़ाने को मिलेगा तो पढ़ा देंगे जाके। आज इसका हो गया, वो क्या कह रहा है सर चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, मन कर रहा है उसको पहले दो तीन चप्पल हाथ से नहीं मारे, जूता चप्पल से उसको दे। पहले सरकारी नौकरी हो गया, उसको एंजॉय कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एक लड़की फ़ोन की, उसका तो अजीब था कि सर मैं केरल में हूँ और डीवी का डेट दे दिया सर 22 तारीख को, मुझे आने में सर 5 दिन लग जाएंगे। देखिए भगवान खूब परीक्षा ले रहा है हमसे। हम बोले फ्लाइट से आ जाइए, नौकरी हो गया, 7,000 10,000 20,000 लगेगा, फ्लाइट से आ जाइए। तो सर ये बताइए ना, भगवान हमसे परीक्षा ले रहा है। तो उसको फोने पर बोले हम कि थप्पड़ देखी हो तुम, 2-4 थप्पड़ मारेंगे तो ठीक हो जाओगे 2 मिनट के अंदर, बेवकूफ़ कहीं का, नौकरी किसी का नहीं हो रहा है तुम्हारा। और सुनिए, एक लड़की कल फ़ोन की, बोली कि मैं सर चॉइस जो दिया वो नहीं दिया, मेरा चॉइस जिसमें मेरा से नहीं पढ़ा है दे दिया बाका। सर मेरे पिताजी मेरी सर शादी नहीं हुई है, तो मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि तुमको नहीं जाने देंगे हम वहाँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अकेले जाओगी, पता तुमको कोई खा जाएगा। हमने कहाँ है तुम्हारे पिताजी, तो बात करो तो थोड़ा। तो पिताजी दुकान में चल गए। हमको तो मन किया उस समय बाप को भी झाड़े कि आप इसको, ठीक है अभी शादी नहीं हुआ, शादी करिएगा तो किसी और के यहाँ जाएगी, इसका मतलब श्योर करें कि तुम चूल्हा फूको जाकर उसके यहाँ। जिस लड़के के यहाँ शादी करेंगे, इसकी नौकरी नहीं होगी, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, तो ससुराल में जो भी चीज़ पर थोपा जाएगा मानना पड़ेगा इसको। कैसा पिता हो तुम भाई? और जाति तुमको लगता है खा जाएगा तो पूरा परिवार जाकर इसको जाकर पहरा दो, वहाँ परिवार रहो, वहीं जाके स्कूल छोड़ने जाओ पढ़ाने के, फिर स्कूल से लेने जाओ। अजीब हालत है। फिर पढ़ाए क्यों थे जब बेटी पे इतना भरोसा नहीं है, इतना भरोसा नहीं आपको आपकी पुत्री पर, तो अब क्यों पढ़ाए थे? बात यही है। अजीब हालत है। अब तुम जिंदगी भर ठेका लोगे? पिता से पूछना चाहते, जिंदगी भर ठेका लोगे तो बोलो, बेवकूफ कहीं का, कैसा बाप है। मैंने ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ है। कलम नहीं पकड़ा, रिजल्ट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी मिला, कहीं भी मिला, संतुष्टि से जो भी राय ले उसको बोले ज्वाइन करने। और लोग यहाँ कश्मीर बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करते हैं सरकारी नौकरी में। ये तो टीचर की जॉब मिला है, जहाँ पढ़ाइएगा, जिस जिले में पढ़ाइएगा, सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान नहीं मिलेगा। जिस जिला में, जमुई में पोस्टिंग हो जाए, बांका में हो जाए, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट अरवल में हो जाए, क्या दिक्कत है? 2-4 को प्रणाम है मास्टर साहब, और मैडम जी प्रणाम कहेगा ना, ठीक कहेगा कि काम कर दो मेरा। तो चलिए, और कोई भी लड़की हो लड़का हो, आप जब तक सही हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर आप सही हैं, व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर गलती नहीं है, तो सामने वाला गलती नहीं करता। सामने वाला गलती करता है जब आप गलत है तभी। कोई भी अगर कोई लड़की अगर सोचती है कि मेरे साथ गलत हो जाए कहीं जाएंगे, तो गलत है तभी। जो गलत आप ज़बरदस्ती थोड़ा ना, ऐसे तो गलत होना होगा ज़बरदस्ती वाला, तो आपके ज़िले में हो जाएगा गलती। लेकिन कोई अगर आप सोचते हैं कि मेरी लड़की किसी और से विवाह कर लेगी, इन्हें डर लग रहा होगा कहीं कोई जाति बदल लेगी, हो सकता पढ़ाते पढ़ाते कोई टीचर से प्रेम कर लेगी, ऐसा डर होता है माता पिता को। हमारे संस्कारों में शादी नहीं कर पाएगी, तो आप डर रहे हैं तो जाइए भाई, स्कूल छोड़ के आइए, स्कूल से लेके आइए अपनी बेटी को, है ना। और आपकी बेटी जब तक गलत न होगी तब तक कौन ऐसी आपको कर देगा भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं। दोनों तरफ से बात शुरू हुआ तभी ना शादी की बात होती है जी। ये भी बात कर ही लगी तो क्या, थोड़ा संस्कार विचार भी होता है। पुराने माता पिता को इग्नोर ऐसे मत कर सकते, ऐसे भी माता पिता को इग्नोर मत कीजिए। बात क्लियर है। माता पिता इतने बड़े आपको पाल पोस के किए हैं, मैंने क्या पाल पोस के बड़ा कि उनकी भी तो कुछ आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इग्नोर कर दीजिएगा, ये तरीका गलत है। जहाँ पर भाई आप लव मैरिज कीजिए, पर दोनों गार्जियन से बात करके करिए, अरेंज कीजिए। चले जाने जिस बात को लोग आते हैं मेंस पर, अगले बार आशा कर, जिस तरीके से रिजल्ट अतुल प्रसाद दे रहे हैं, जो टारगेट उनका है 68वीं का, आप देखिएगा दिसंबर में वो मेंस ले लेंगे, कोई डेट चेंज नहीं होगा। और मुझे जितना हवाई जहाज पे चढ़ा सवार हैं, मुझे लगता है 68वीं का भी है, मार्च में इनको रिटायर होना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीना में कॉपी जांच करवा के इंटरव्यू लेके 68वीं भी दे के जाइए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी, सब कॉपी अपलोड कर दिए, आज तक ही काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए मन लगा के, इसी साल आपकी नौकरी हो, हम शुभकामना देते हैं। अगले साल मार्च में आप अधिकारी बन के मेरे पास आइए, ठीक है। और माता पिता ऐसे, अगर आस पड़ोस में जो कोई ऐसा माता पिता हो तो उनको समझाइए कि ऐसा मत सोचिए,
इतना मेहनत करके बेटी को पढ़ाए हैं, नौकरी ली है, जाने दीजिए इसको। चलिए, बिहार की कृषि की विशेषताएं हमको पहले देखना है। पूछेगा बिहार की कृषि की क्या विशेषता है। आज मैं पढ़ाऊंगा, आज का जो टॉपिक है। इतना देर लेक्चर दिया आप लोगों का, बेकार का लेक्चर। हालांकि बेकार का लेक्चर नहीं कर सकते, ये एक जागरूकता का लेक्चर था। तो हाँ, हमको तो फ़ोन ऐसा लोग कर रहा है तो उसको सीधे हम बात थप्पड़ लपड़ से ही कर रहे हैं। सेलेक्ट लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो हम उसके नीचे से बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़ोन से निकाल के घूस के मारेंगे नहीं। आज सब प्रतिबंध बेटियों पे लगाया जाता है, क्या मतलब है? बेटा पे कभी प्रतिबंध लगाइए, दुनिया बदल जाएगा। जो प्रतिबंध आप बेटी पे लगाते हैं वही प्रतिबंध अगर बेटा पे थोड़ा सा लगा दीजिए आप, तो समाज बदल जाएगा। लेकिन बेटा पर तो आप समझते हैं कि बेटा जाते कुछ गलती करके आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटी जाते मतलब घर से बाहर कदम रख दी तो बड़का बवाल खड़ा हो। बेटा पर जो बोले तो थे वो मोदी जी 2 साल पहले लाल किला के प्राचीर से, जो प्रतिबंध अपनी बेटी पर आप लगाते हैं वही प्रतिबंध थोड़ा सा बेटा पर भी लगा लीजिए, तो दुनिया बदलता हुआ नजर आ जाएगा। क्या गलत बोल रहा हूँ? चलिए, क्योंकि आप लोग लड़के हैं, कहीं बुरा मान जाएंगे कि आप प्रतिबंध की बात क्यों कर रहे हैं सर। बिहार, आज की क्लास में हम लोग बिहार की कृषि की विशेषता क्या है, क्या हमारा पॉजिटिव है कृषि में, बिहार में कृषि की समस्या क्या है, बिहार में कृषि का समाधान क्या हो सकता है जिससे हमारा कृषि डेवलप हो। इसके अलावा चौथा कृषि रोड मैप। ये चारों टॉपिक आज के क्लास में है। बिहार की कृषि की विशेषता, प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सेकेंड है लिमिटेशंस या ड्रॉबैक इन बिहार एग्रीकल्चर, एंड रिफॉर्म इन पॉसिबल रिफॉर्म इन बिहार एग्रीकल्चर, एंड फोर्थ कृषि एग्रीकल्चर रोड मैप। क्लियर है? यही 4 पॉइंट होगा। बिहार की कृषि की विशेषता में क्या लिखेंगे, विशेषता में क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि आपको मेरी विशेषता लिखना हो। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को समझते नहीं हैं कि क्या पूछ रहा है। बिहार के कृषि की विशेषता, हम बोले मेरी विशेषता लिखो आप, तो आप क्या लिखिएगा मेरी विशेषता में? मेरा नाम पता तो बता ही दीजिएगा, साथ में बताइएगा रंजीत सर यहाँ तक पढ़े हैं, इनकी डिग्री ये है और मिशन 50 में 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। इनकी क्वालिटी है कि बच्चों को अच्छे से समझा देते हैं और इनके रिजल्ट में 95% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इनके पढ़ाए हुए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक उदाहरण ले रहा हूँ कि इनके पढ़ाए 95 विशेषता लिख रहे हैं ना, इनके पढ़ाए हुए 95% लोग पास हो जाते हैं। 100% रिजल्ट इनका श्योर रहता है इनके यहाँ पढ़ने के बाद। और ये व्यक्ति कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते, हमेशा विनम्रता से बात करते हैं। शिक्षक भर्ती वाले बच्चे पे थोड़ा सा गुस्सा रहे हैं, कुछ बच्चों का आ रहा है, तो ये विशेषता है। तो बिहार की कृषि की विशेषता हो या भारत की कृषि की विशेषता हो तो क्या लिखेंगे कि बिहार की कृषि, सुनिए मेरी बात, बिहार की कृषि का जीडीपी में क्या रोल है, बिहार की कृषि का कितना % भाग जो है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, बिहार की कृषि में कितना % रोजगार मिला हुआ है लोगों को, बिहार की कृषि में ऐसा क्या है जो भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। विशेषता का मतलब ही ना होगा अन्य से अलग क्या है उसके अंदर। विशेषता का मतलब क्या, आप इनकी विशेषता बताएंगे तो पूरे क्लास में एक्स्ट्रा क्या है इनके अंदर। ये विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी तो सब है, एक्स्ट्रा बताना होगा हमको। तो बिहार की कृषि का, जो बिहार या भारत किसी के भी कृषि, कहीं के भी कृषि की विशेषता बताना हो, प्रॉपर्टी बताना हो तो क्या बताएंगे, उस कृषि का जीडीपी में क्या रोल है, कितने % लोग इंगेज हैं एम्प्लॉयमेंट में, उसके अंदर कितना % अनाज का या उत्पादन का एक्सपोर्ट होता है। क्लियर है? कितने % जमीन को इरिगेशन सिंचाई उपलब्ध है, कितना % जमीन सिंचाई नहीं है, कितने % जमीन को सिंचाई मिलता है। क्लियर है? समझ रहे बात? कौन सा क्षेत्र आपदा ग्रसित है, कौन सी ऐसी फसल है जो केवल बिहार में उगाया जाता है, जैसे लीची, अन्य जगह भी होता होगा लेकिन सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है, बिहार में। मखाना बिहार में, अब मशरूम में भी हम आगे हो गए। तो जो सबसे अलग हमारा है अन्य से, वो सब किस में आएगा, विशेषता में आएगा। तो बात समझ में आया क्या बोला मैं? अब किसी भी चीज़ की विशेषता पूछे, बिहार के उद्योग की विशेषता पूछे आपसे तो क्या लिखिएगा, बिहार में उद्योग का जीडीपी में क्या रोल है, कितने लोग इसमें इंगेज हैं रोजगार में, कितना एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ, कौन कौन सा उद्योग है एक्स्ट्रा, कौन कौन से उद्योग और लगाने की संभावना है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ उद्योग नहीं लग सकता और कौन सा क्षेत्र है जहाँ उद्योग लग सकता है,
कौन से क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगेगा और कौन से क्षेत्र में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगा, और सॉरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगेगा। विशेषता मतलब समझे। और सुनिए, बिहार के जनसंख्या की विशेषता बतलाइए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि विशेषता पूछे तो क्या लिखते हैं। बिहार के पॉपुलेशन की विशेषता बताइए। तो बिहार के पॉपुलेशन में बिहार का पूरे राज्यों में कौन सा प्लेस है, स्थान है, पॉपुलेशन में क्या प्लेस है, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या प्लेस है, सेक्स रेशियो में क्या प्लेस है, कितना सेक्स रेशियो है, कितना प्लेस है, कितना डेंसिटी है, कितना प्लेस है, कितनी जनसंख्या है, कितना प्लेस है, यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है ना, कितने परसेंट जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होता है, कितने परसेंट पॉपुलेशन को हमारे यहाँ इजीली हेल्थ फैसिलिटी मिल जाता है, समझना, कितने परसेंट को जो है बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, कितने परसेंट एपीएल की श्रेणी में आते हैं, कितने लोग जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं, कितने लोगों तक सरकारी सुविधा का लाभ नहीं पहुंच पाता। ये सब बिहार के पॉपुलेशन की विशेषता में आ जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, साक्षरता, है ना, महिला पुरुष का अनुपात, कितने परसेंट महिला, कितने परसेंट पुरुष, कितना महिला साक्षर, कितना पुरुष साक्षर, ये सब क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन का विशेषता। उसी तरह से पूछ देगा भारत के फिजियोग्राफी की विशेषता बताइए, तो बता देंगे उत्तर में हिमालय और काराकोरम का ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है, तो दक्षिण में सपाट, बीच में सपाट मैदान है, तो दक्षिण में ऊबड़ खाबड़ पठार का भाग है, मैंने एक रफ प्लेट्यू रीजन है साउथ में, तो मिडिल में क्या है जी, प्लेन है, और उत्तर में क्या है, तो पहाड़ है, ऊंचे पहाड़, हिमाच्छादित पहाड़ हैं। समझ रहे बात ना, ये पहाड़ न सिर्फ हमें उत्तर से आने वाले ठंडी हवाओं से बचाती है, बल्कि मानसून को रोककर हमारे अच्छी बारिश भी कराती है। इन पहाड़ों में औषधीय गुण वाले, माने मेडिसिन के प्रॉपर्टी वाले कुछ पौधे भी मिलते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम का एक बड़ा सोर्स है वो हमारा। इसके अलावा बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स भी है। हिमालय जो है, बहुत सारी नदियाँ वहीं से निकलती है, ग्लेशियर से। मतलब हम एक कॉमन चीज़ बता रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी पूछे तो कैसे आंसर लिखेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही प्रश्न आएगा। हमारा मकसद है कि हमारा बच्चा कैसनो प्रश्न आ जाए, बाहर निकल के लोग रोएंगे तो हमारा बच्चा बोलेगा हम लिख के आए हैं, सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं चला। और हमारा स्टूडेंट क्या करे, ये सब का ट्रिक पता था गुरु, नहीं हो जाएगा। अब तो प्रॉपर्टी में दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, क्या प्रॉपर्टी कैसे लिखना है, होगा क्या। अब बिहार के फिशरीज की विशेषता बताइए, मछली पालन की विशेषता बताइए, तो बताना है कि बिहार में किस किस क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है, टोटल मछली का उत्पादन कितना है, सरकार ने उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, वर्तमान में उस योजना कितना धरातल पे है और कितना धरातल पे नहीं है ना, कितना उत्पादन होता है मछली का, कितना उससे रेवेन्यू आता है, उसमें मत्स्यन का जीडीपी में क्या रोल है, पिछली बार क्या रोल था, अब क्या रोल है, इस बार के बजट में फिशरीज के लिए कितना पैसे रखे गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस मेन बात क्या है ना कि हम लोग को प्रश्न समझ में नहीं आता। छोटा प्रश्न कृषि की विशेषता बतलाइए, पर पूछ रहा है कुछ और विशेषता, लिख रहे हैं कुछ और, ये नहीं होगा। नंबर मिलता है तब खराब ही आंसर हो, हैंडराइटिंग भी खराब हो, बहुत बढ़िया भाषा का प्रयोग भी नहीं हो, जो पूछा है उसी का आंसर लिखें तब भी नंबर 60% मिलता है। हमें पूरा लिखने के बाद भी नंबर नहीं मिला, इसका मतलब हम ट्रैक पे नहीं लिखे। पूछा कुछ और था, लिख कुछ और। जैसे एक लड़की सालू आती थी, सालू नहीं तू सालू, एक और है लड़की सालुए नाम उसका भी शायद, वो लड़की थी, फोन की कि सर मेंस लिखे थे, से पूछा था सर मुंडा विद्रोह, हम लिख दिए सर संथाल विद्रोह। इतना बढ़िया लिखे ना सर कि हम क्या बोले सर, अफसोस कि काश हम मुंडा लिखे होते तो उसमें सर 7 नंबर का था, 7 में 7 आता सर। सर क्या कहें सर, मुंडा के जगह संथाल लिख दिए। पढ़ रहे थे मुंडा विद्रोह, नहीं होता कन्फ्यूजन, उसको दिमाग में चला संथाल, संथाल लिख दिए। ये सब बात है, ठीक है। आइए, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान व्यवस्था है, जानते ही हैं। इंडियन इकोनॉमी मैक्सिमम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ की लगभग 86% पॉपुलेशन कृषि कार्य में व्यस्त है। बिहार के लगभग 86% जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है डायरेक्ट, और पूरे भारत का 58%। पूछा जाए भारत में कितना परसेंट, 58%। पूरे इंडिया में 58% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, लेकिन भारत में पूरे इंडिया में 58% है, बिहार में 86%। राज्य में कुल कृषि भूमि का 80% से अधिक है। कृषि भूमि जो है ना, भारत में कुल भूमि में 80% यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड ही है, 80% से ज़्यादा यहाँ
एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें शुद्ध बोया गया, जहाँ पर 80% एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें से जो प्योर जहाँ पर खेती होती है वो कितना परसेंट है? 65%, है ना। द टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन द स्टेट मोर देन 80% ऑफ विच द प्योर क्या है? अच्छा, गलती से लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर गलती इस टाइप है, शुद्ध बोया गया होगा। अच्छा, मुंह से बोल के टाइप किया गया इसलिए ले लिया, गलत हो गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र होगा। टोटल सोन एरिया, टोटल सोन एरिया, प्योर सोन एरिया इज 65%। अगला आंकड़ा थोड़ा गलत दे दिया है, ये 80% नहीं है, ये आंकड़ा ये कम है। देश के कुल खाद्यान्न का लगभग 48%, 48% कौन देता है? बिहार देता है। देश के कुल खाद्यान्न का 48, खाद्यान्न मतलब खाने वाला अनाज, 48%, 80% नहीं है, यूपी सबसे ज़्यादा है। अगर बिहार 80% दे देता है, यूपी कितना देता है? 80% नहीं, 48%। इसको चेंज कर लेना है बाद में जब जाएगा तो। बिहार में प्रमुख भोज्य चावल क्या है? चावल है। भोज्य मतलब खाने का क्या है जी? द मेन फूड ऑफ बिहार इज राइस फॉलोड बाई व्हीट। उसके बाद व्हीट है, उसके बाद दाल खा सकते हैं। बाकी हम लोग सब कुछ खाते हैं, वो अलग बात है। मेढक भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, कछुआ भी खाते हैं। खाने वाले को मैं देखा हूँ, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाया आज तक, लेकिन जो खाने वाले चूहा भी खा जाते हैं मार के, खाने वाले कछुआ खा जाते हैं। जब मैं क्लास में हाथ उठवा रहे, भाई बताओ कौन कौन हो शाकाहारी? क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ तो शाकाहारियों से मैं थोड़ा प्रेम करता हूँ, तो मैं बोला कि कौन कौन शाकाहारी हो? फिर मांसाहारी कौन हो? सब उठाया, हम किसमें क्या खाते हैं आप लोग? तो एक लड़का हाथ उठाया, इसमें कहा कि चूहा, मेढक, वो पंडुक बोला, पंडुक कोई पता नहीं क्या बोला, पंडुक, उसके बाद कबूतर, ये सब खा जाते हैं सर। हम और क्या खाते हो? तो गोरैया, कौआ, ये सब। अजीब, हम तुम तो भैया दूर ही बैठो मुझसे। झारखंड से, बिहार से था वो, कोई भी हो, लेकिन मांसाहारी इंसान को मांसाहार छोड़ देना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन खाता है? मांस में मछली उछली खाली खा सकते हैं, चिकन मटन कौन? इसमें कौन कौन मांसाहार? शाकाहारी कौन कौन है? शाकाहारी बहुत शानदार, बहुत शानदार। शाकाहारी लोग, जो लोग मांसाहारी हैं, खाते समय एक बार याद करिएगा सुअर के मांस खा रहे हैं। जब भी मांस हाथ में याद, मेरा नाम याद करिएगा, सुअर का मांस याद आ जाएगा। मांस मांस होता है, अगली बार से नहीं खाइएगा, मत खाइएगा, ये सब गलत चीज़ है। अब आइए, यहाँ कृषि का विकास, खाइएगा, सब खाइएगा। इतना देश स्वतंत्र है, खाने के लिए रोकेंगे तो, खाने के लिए रोकेंगे तो कोर्ट में एक पिटीशन आप दायर कर दीजिएगा मेरे खिलाफ, किरण सर। चलिए, यहाँ कृषि का विकास तेजी से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। बेगूसराय के खोदा बंदूर नामक स्थान पर बर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई लगाई गई। ये प्रीलिम में भी काम आ जाएगा आपके लिए। जब बेगूसराय के खोदा बंदूर नामक स्थान पर बर्मी कंपोस्ट का पहला प्लांट लगाया गया है। राज्य में बेगूसराय को बर्मी कंपोस्ट का जनक जिला माना जाता है। भाई वहीं लगा पहली बार, तो फादर डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। बेगूसराय इज फादर डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या? बर्मी क्या होता है? बर्मी कल्चर। देश में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। मखाना उत्पादन व्यवसायिक तौर पर करने वाला इकलौता राज्य, कॉमर्शियल लेवल पे मखाना का प्रोडक्शन करने वाला अकेला राज्य बिहार है। मशरूम इसमें ऐड नहीं है, तो आप अपने तरफ से ऐड कर दीजिए। हाल में बिहार मशरूम उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 हो गया है। बोलना हाल ही में, ऐसे बोलना रिसेंटली बिहार हैज टॉप रैंक इन मशरूम प्रोडक्शन। ये लिखना है आपको, रिसेंटली लगा के, ताकि टीचर लोग करंट में पता है इनको। एक बार एक चीज़ और इसमें जोड़ना है जो नहीं जोड़ा हुआ है, कि मैं भूल गया था जोड़ना, मक्का मतलब मेज के उत्पादन में बिहार के जो 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जिसमें कटिहार, किशनगंज, जो पूर्वी 7 जिले हैं, वो 7 जिले उत्पादकता में मतलब कि मक्का के मेज के, यानी कॉर्न, मेज या कॉर्न दोनों एक ही चीज़ है। मेज मतलब मक्का के उत्पादन में, मेज को जिसको पॉपकॉर्न आप कहते हैं, मेज के उत्पादन में बिहार, उत्पादन में नहीं, उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में बिहार के 7 जिले हाल ही में आगे निकल गए हैं। इन्होंने ये 7 जिले भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका के रिकॉर्ड तोड़ दिए प्रोडक्टिविटी में अमेरिका से भी आगे निकल गए ये 7 जिले, ये जोड़ देना है। और क्या, फलों के उत्पादन में, आम के उत्पादन में देश में 4था, और अनानास के उत्पादन में देश में बिहार 3रा स्थान पे है। और मशरूम वाला जोड़ देना है। क्या जोड़ोगे मशरूम में? रिसेंटली बिहार टॉप पे चला गया। और मक्का में क्या जोड़ोगे?
कि बिहार के 7 जिले अमेरिका को प्रोडक्टिविटी को मेज प्रोडक्टिविटी में पीछे छोड़ दिया। समझ गया विशेषता। अब बिहार में ये तो विशेषता हो गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन, बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसके बाद समस्या, बिहार को हम कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बांटेंगे? 3 मेनली जहाँ बांटेंगे, लेकिन तीसरा जोन को हम लोग ए और बी 2 में बांट देंगे। भाई पहला जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये हो गया, अब बाकी ए और बी ये हो गया। क्लियर है? मतलब कि 4 जोन में हम बिहार को बांटेंगे। इसमें हो गया पहला जोन, ये हो गया दूसरा जोन, मतलब ये सारे जिले किस में आते हैं? फर्स्ट जोन में। और आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाना, आपको थोड़ा फर्स्ट जोन को बढ़ा के बता देना है, कोना में दिखा देना है सेकंड जोन को। हाँ, कोसी को बाउंड्री बना के कर देना है। कोसी से इस साइड आएंगे तो जोन 1, और कोसी के इस तरफ जाएंगे तो जोन 2। पर ध्यान रखना है गंगा के उस पार, ये भी ध्यान रखना है गंगा के उस पार दिखाना है ये दोनों जोन को। और जोन 3 और 4 को दिखाना है गंगा के इस पार, है ना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3, 4 बोलेंगे। बिहार पूछेगा बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? तो 4 में। क्लियर है? ये 3 हो गया ए और 3 बी। इधर आइए, सभी जोन के बारे में अलग अलग से है दिया हुआ आगे, और सब जोन का अलग अलग मैप भी निकाल दिया गया। पर ये आप करके फंसिएगा वहाँ, सब जोन का मैप अलग अलग वहाँ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना मैप आ जाएगा तो पन्ना नहीं बचेगा। ये चीज़ है ना, ऐसा बना भी नहीं सकते काट के आप। कृषि जोन 1 उसकी विशेषता है, जोन स्थलाकृतिक दृष्टि से जोन 1 का ढलान, स्थलाकृतिक दृष्टि से मतलब टोपोग्राफिकली जोन 1 स्लोप ऑफ जोन 1 इज साउथ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर खुद ही देखो, देखो रटना नहीं है। अब देखिए आप जोन 1 का स्लोप किधर आपको दिख रहा है? अरे जोन 1 का स्लोप किधर दिख रहा है? किस साइड दिख रहा है भाई? इधर नॉर्थ है। हाँ ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। अब बताओ इसका स्लोप किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट, नहीं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यही डायरेक्शन है। वही चीज़ तो समझाया गया, वही चीज़ समझाया गया इसके अंदर। यहाँ पर देखिए जोन 1 कहाँ गया? यहाँ। अब देखिए जोन 1 में क्या है? टोपोग्राफिकली द स्लोप ऑफ जोन 1 इज टुवर्ड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्शन जिसमें बहुत कम ढाल वाले जलोढ़ मैदान है, इसमें बहुत कम स्लोप है, स्लोप उधर है पर बहुत कम स्लोप वाले एलुवियल प्लेन है इसके अंदर, इस क्षेत्र में। अच्छा, एलुवियल प्लेन का मतलब ऐसा जमीन, ऐसा प्लेन जिसका निर्माण नदी द्वारा बनाया गया है, ऐसा प्लेन जिसको किसने फॉर्म किया? रिवर, उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन। ऐसा प्लेन जिसका निर्माण नदी किया है उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन। क्लियर है? स्थलाकृतिक दृष्टि से जोन 1 का ढलान दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, जिसमें बहुत कम ढाल वाले जलोढ़ मैदान है। इस क्षेत्र में स्थित कौन कौन डिस्ट्रिक्ट शामिल है? सारण, वैशाली और समस्तीपुर जलमग्न है। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग अधवारा नदी प्रणाली के भाग में है, मसलन गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी यहाँ बहती है। मेन नदी का नाम ले लिया। भूगर्भिक दृष्टि से इस क्षेत्र में चूनेदार पिंड है, मैंने किससे बना हुआ है? ये ज़्यादातर यहाँ पर क्या मिलेगा? चूना मतलब लाइम। क्या जियोलॉजिकली देयर आर लाइम स्टोन बॉडी इन दिस एरिया। लाइम स्टोन बॉडी मतलब कि ज़्यादातर चट्टाने जो है मिलती है वो किससे बना हुआ मिलता है? चूना पत्थर से बना हुआ मिलता है। इस क्षेत्र में के 6 व्यापक मृदा संघ है। ई रटने की जरूरत नहीं है, ये 6 मिट्टी का नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है, इसको नोट भी मत कीजिएगा, मैं पहले ही बोल दिया। फसल बता सकते हैं थोड़ा, फसल इसमें नहीं लिखा हूँ कि गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, मोटे अनाज। ऊंचाई पर क्या होता है? दलहन होता है ज़्यादा, तो पल्सेज, गन्ना, शुगर केन, राइस, व्हीट, ये सब लिख देना है। चलिए अब जोन 2, सेम चीज़ जोन 2 में है। यह कृषि जलवायु क्षेत्र कोसी गंगा महानंदा। इस जोन में कौन कौन नदी बहती है? उसमें बहती थी गंडक, घाघरा गंडक और बूढ़ी गंडक। इसमें कौन बहती है? कोसी गंगा और महानंदा, यानी पूरब की जो नदी है उसको बता देना है। अब प्रीलिम की तैयारी में किए भी होंगे। तलछट से बने जड़ों मैदान से चिन्हित है। इसके अलावा यह क्षेत्र कोसी नदी के कारण आने वाली बाढ़ से प्रभावित है। यह क्षेत्र कोसी नदी में आने वाले फ्लड से इफेक्टेड है,
जाहिर सी बात है रटना, अच्छा रटना पड़ रहा है क्या, सब याद हो जा रहा है। इसका ढाल किधर है, इसका भी ढाल किधर है, साउथ ईस्ट, उसका भी ढाल जोन 1 का भी किधर था। अच्छा ये नोट्स आपको याद नहीं हो गया, जो नोट्स में नहीं दिया ये नोट्स आपको याद नहीं हो गया, जो इतना सिंपल सरल तरीके से समझना है सिर्फ। और हम सरल भाषा में नोट्स भी दिए हैं जो किसी को भी आ जाए। जोन 3 को एक साथ दे दिया दोनों जोन को। इस क्षेत्र के मैदानी इलाका में गंगा नदी और दक्षिण से बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ लाल और पीली मिट्टी से बना है। जोन 3 वाला जो मैदान है वो किससे बना है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल से बना है, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह क्षेत्र टाल भूमि के रूप में जाना जाता है। गंगा के किनारे ऐसा जमीन जहाँ पर हमेशा पानी लगा रहता है, नीचे वाला गंगा के साउथ में बिहार का वैसा जमीन जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टाल। बढ़िया टाल सुने होंगे आप। आगे आइए, स्थानीय स्तर पर टाल भूमि को दियारा भूमि के नाम से भी, टाल को दियरा भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी मिट्टी का नाम यहाँ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा, मुख्य अनाज में लिख लीजिएगा यहाँ पर मोटे अनाज की खेती। मोटा अनाज का मतलब होता है क्या, दलहन। दलहन हो गया, हाँ दलहन सारे, पल्सेस सारे क्या हो गए, जितने भी दाल आते हैं उसको मोटा अनाज कहते हैं। ये खैर ये दे लीजिएगा, डाटा इसका है कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है साउथ में। बिहार में भूमि उपयोग, बिहार की कृषि, अच्छा नहीं ये सॉरी, हाँ इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का नहीं, पिछला इकोनॉमिक सर्वे का। इस बार पुराना भी देंगे तो चलेगा, वो डाटा उतना मैटर नहीं करता कि अगर नया डाल देंगे तो उचित अच्छी बात है। पिछला इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है वो। ठीक है, अब आइए बिहार की कृषि की समस्या, क्या क्या चैलेंजेस हैं बिहार की कृषि का चैलेंज, चलिए बताइए, खुद पढ़िए चैलेंज। भाई मक्का में तो हम आगे निकल गए प्रोडक्टिविटी में, लेकिन बाकी चीज़ों को प्रोडक्टिविटी में आगे नहीं निकले। हमारी ज़मीन की जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग हम, जो हमारे ज़मीन की कैपेसिटी उसका उपयोग हम, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कोचिंग हमारा पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। दिन भर बैठ के हम इधर घूमते रहते हैं। मान लो सुबह में क्लास लिया, अब पूरा दिन लाइब्रेरी खुलवाता हूँ, उसमें जाकर सो जाता हूँ, तो कोचिंग हमारी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। शिक्षक भर्ती जो हुआ था, टीचर वैकेंसी, उसमें मेरा क्षमता का पूरा उपयोग हुआ था नहीं जी, क्षमता का उपयोग ही नहीं हुआ। क्या हुआ, उसको बोलते हैं निचोड़ के निकाला गया क्षमता। गन्ना का रस वाला नहीं होता कि गन्ना का रस मांगिए तो गन्ना सब रस निकल जाता है, फिर थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के वो और एक बार निकालता है। हाँ पूरी रात लाइव आए थे गुरु। तो उत्पादकता का, बिहार में कृषि उत्पादकता नेशनल एवरेज से कम है, जो लैंड का नेशनल एवरेज है। अच्छा उत्पादकता का मतलब क्या होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन है उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी जो नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी है उससे बिहार का स्टेट प्रोडक्टिविटी क्या है, बोलो, कम है। यह सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम मिट्टी की उर्वरता, आधुनिक आदानों का अपर्याप्त उपयोग, ऋण तक सीमित पहुंच जैसे कारकों से संयोजन के कारण है। क्यों ऐसा है जी, बिहार की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, सिंचाई की सुविधाओं की कमी, सब जमीन तक पानी नहीं पहुंच पाता। अब दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो आरा में, बक्सर में नहर तो है, पर आरा बक्सर कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां नहर नहीं है। आरा में, बक्सर में, रोहतास में सोन नदी से निकाला हुआ नहर है। सोन नदी से 2 नहर निकाली गई है, पता है आपको। देखो तुम लोगों को याद होना चाहिए, मेंस देने जा रहे हो तो बिहार में कौन कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कौन कौन सा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। बिहार में कहाँ कहाँ थर्मल इलेक्ट्रिक है, बिहार में कहाँ कहाँ ताप विद्युत, कहाँ कहाँ जल विद्युत, कहाँ कहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सब आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। बताओ इरिगेशन प्रोजेक्ट, फटाफट जिला के साथ बता देंगे। फिर तुरंत बताओ थर्मो इलेक्ट्रिक, तुरंत सर यहाँ पर रुको, तुम लोगों के काम हमको करना पड़ेगा। अब दशहरा की छुट्टी में ये सब हम कर के लाते हैं। पूरा आज़ादी से लेकर अभी तक एग्रीकल्चरल ग्रोथ का रिपोर्ट जो बताए थे आप लोगों को, इंडस्ट्री ग्रोथ का रिपोर्ट, सर्विस ग्रोथ का रिपोर्ट, साथ ही साथ कहाँ कहाँ बिहार में वर्तमान में थर्मो इलेक्ट्रिक है, कौन निर्माण चल रहा है अभी, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कौन सा हमारे यहाँ
फर्टिलाइजर प्लांट है, कौन सा ऑयल रिफाइनरी है, पूरा टोटल कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, नेपाल के साथ हमारा ये सब हम पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन अभी भी दिमाग में है। पूरा जो छुट्टी हो रही है, भगवान न करे कि लॉकडाउन लगे, नहीं जी, मन में फिर से लॉकडाउन वाला बात आ गया। लोग 20-20 दिन तक घर से नहीं निकले थे बाहर, ऐसा समय था। चलिए तो ये है, तभी सब बना के ला के दे देंगे, ठीक है। तो सिंचाई की सुविधा की कमी है, कम मिट्टी की उर्वरता है। मिट्टी की उर्वरता क्या है हमारे यहाँ, कम है। क्यों है जी? क्योंकि हम फसल चक्र का इस्तेमाल, हम लोग वैज्ञानिक कृषि नहीं करते, हम लोग साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं करते। सुनो, हमारे यहाँ मिट्टी का उत्पादकता कम होने का सबसे बड़ा कारण किसान को ज्ञान न होना। किसान को ज्ञान न होना, किस जमीन में चावल बोना है उस जमीन में दाल रोप रहे हैं, जिस जमीन में दाल बोना है उसमें चावल बना रहे हैं, है ना, चावल उपजा रहे हैं। जिस जमीन में फसल चक्र की जरूरत तुरंत है उसमें फिर भी नहीं कर रहे हैं, उसी में चावल 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 बोते जा रहे हैं। क्रॉप साइकिल का यूज करना है, क्रॉप साइकिल का यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सी फर्टिलाइजर जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है, पानी ज़्यादा खेत में कितना डालना है, कितना % में बीज डालना है, मिट्टी को क्या कर लिए हम लोग, शोषित कर लिए। कम ज्ञान होना भी, प्रोडक्टिविटी कम मिलेगा, यूज ज़्यादा होइएगा। ऐसी कंपनी खोल लिया लोग जहाँ लेबर तो ज़्यादा है पर कोई स्किल नहीं है, तो कंपनी का खर्चा खूब हो रहा है, पर उससे रिजल्ट समझा क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए इस कोचिंग में जितने टीचर आ जाएं और आने के बाद उनको पढ़ाने उड़ाने नहीं आए और पूरा 1 साल तक वैसे 2-4 उनके कारण बच्चे जा रहे हैं। मान लो इस कोचिंग में टीचर के कारण ही बच्चा भाग रहा है कि अच्छा टीचर नहीं जी, हम कहीं और एडमिशन लेंगे। फिर भी कोचिंग इस बात को नहीं देख रहा है कि अच्छा टीचर नहीं है जी, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो हम पर तो कोचिंग खर्चा किया ही, रेंट पे तो कोचिंग खर्चा किया ही, बिजली बिल तो कोचिंग दिया ही, खर्चा हुआ पर रिजल्ट नहीं आया। अगर मान लीजिए दुगनी सैलरी देखे और फैकल्टी अपॉइंट कर लेता, टीचर अच्छे अच्छे फैकल्टी को हायर कर लेता, तो नो डाउट कोचिंग का स्थिति भी बहुत बेहतर हो जाता और उससे ज़्यादा हो सकता था, पैसे आ जाता। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसी बिहार कृषि स्किल्ड न होने के कारण क्या बोना है पता नहीं, तो ऐसे फसल बो दिए जो मिट्टी के सारा पोषक तत्व तो न्यूट्रिएंट्स को खींच लिया, सोख लिया। पानी जितना देना था उससे ज़्यादा पानी दे दिए, इससे मिट्टी अल्कलाइन होने की संभावना, क्षार बंजर होने की संभावना बढ़ गया। जितना बीज डालना था, इस मकान में 20 लोगों को खाने का खर्चा है, हम भर दिए, 100 आदमी भेज दिए। इस आदमी में, इस घर में 20 आदमी को खाना खिलाया जा सकता था, 100 आदमी डाल दिए खाना खाने के लिए, तो सब भूखे जाएंगे यहाँ से। एक आध महीना बाद पता चला कि बेहोश होकर सब गिर रहे हैं, खाने न मिल रहा था। मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हम खेती करते हैं, वो भी मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, कम करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम मिट्टी, आधुनिक आदान का अपर्याप्त उपयोग। आधुनिक आदान का मतलब जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे खेत में इस्तेमाल नहीं होता, वो भी इम्पॉर्टेंट है जी। ऋण तक सीमित पहुँच, कि जितना अन्य राज्यों में जितना कृषि कार्य करने के लिए लोन मिल जाते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोन देती है, जिसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी सुना होगा आपने, वो बैंक नहीं होता, वो केवल फाइनेंसिंग कंपनी होती, वो भी पैसे देते हैं। बिहार के किसानों को इस तरह के फाइनेंसिंग का मदद नहीं मिलता क्या? वो सब कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन को उतना ज़्यादा यूज होने नहीं देते। एक कमी हो गया बिहार कृषि का, जोत का विखंडन, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, ज़मीन कम, टुकड़े टुकड़ों में भाई भाई में बंटवारा हुआ, एक मेढ़ फिर पड़ गया, फिर बंटवारा हुआ, एक मेढ़ फिर पड़ गया, खेत का आकार छोटा होता गया, छोटा होता है जो, तो उसके कई घाटे होते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना मुश्किल होता है। दूसरा, जुताई पूरी तरीके से नहीं हो पाता, छोटे खेत की जुताई। अगर ट्रैक्टर से आप जोतना चाहते हैं छोटे खेत को, तो पूरा कोना कोना को जोत नहीं पाता ट्रैक्टर जो है छोटे खेत में घुस नहीं पाता और पूरे हर पार्ट की जुताई वो नहीं कर पाता। ऐसे में जुताई अच्छे से नहीं हो पाता, फिर से हमको बैल और हल लेकर वहाँ उतरना पड़ता है, या फिर मानव श्रम से पूरा वो लेकर के कुदाल या चपड़ा जिसको बोलते हैं पूरा कोड़ते हैं पूरा खेत। कितना श्रम लगेगा, कितना एनर्जी बर्बाद होगा। आप दिन भर खटे, आपको लगा कि हम कहाँ पैसा कुछ लगा, मेरा मेहनतें तो खाली लगा है, पर आपका मेहनत करना वो पैसा न था गया। आप दिन भर एक खेत को कोड़ने में लगा दिया, आधा घंटा वो खेत कोड़ देते हम ट्रैक्टर से, पर आप कुदारी लेकर के, बैल भी नहीं था आपके पास, पूरा खेत को कोड़ लिए दिन भर लगा करके। तब क्या बोले, कहाँ पैसा लगा, मेहनत ने खाली लगा है। वही मेहनत कहीं और कर देते तो पैसा आ जाता। तो पैसा ना, आपका मेहनत लगना मतलब पैसा लगना। तो कहीं ना कहीं छोटा आकार भूमि का भी, बिहार के अधिकांश किसानों के पास छोटी और खंडित भूमि है, जिससे छोटी खंडित भूमि मतलब ऐसे लोग जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जिससे आधुनिक कृषि पद्धतियों को, तकनीकों का अपनाना मुश्किल होता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इकोनॉमी की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढांचे की कमी, बिहार किसान, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
हर खेत तक सड़क नहीं है, हर खेत तक बिजली नहीं है, हर खेत तक सड़क नहीं, हर खेत तक बिजली नहीं, यहाँ तक कि खेत से खलिहान तक आते आते फसल बर्बाद, खलिहान से घर तक आते आते कुछ फसल बर्बाद, घर में आने के बाद किसा कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण कोठी जिसको बोलते थे प्राचीन काल में हमारे यहाँ वो बनता था, मिट्टी की बनता था। अब तो मिट्टी वाला कोठी खत्म हो गया, वो टीन का आ रहा है। हाँ टीन का घर में जिसमें अनाज रखते हैं ना, गांव में पूरा अनाज होता, बोरी में नहीं रख सकते आप, अनाज का बड़ा बड़ा टीन का बना हुआ बारह है, ड्रम टाइप का, वो ड्रम में लोग रखते हैं, पर नीचे वाला पार्ट ड्रम में भी खराब होने लगता है। अगर वही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होता, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता तो क्या होता, वो फसल अनाज बर्बाद। आपको पता है ना कितना होना चाहिए, 14%। कितना होना चाहिए एक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, कितनी होनी चाहिए, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में आप अनाज को स्टोर कर रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी कितना % से कम नहीं होनी चाहिए, 14%। 14% से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14% होता है एवरेज, ठीक वो। और टेम्परेचर भी लिमिट होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुआ तो क्या होगा, सड़ने लगेगा अनाज। तो कोल्ड स्टोरेज नहीं हमारे यहाँ है, अनाज बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई यही लिख रहा है कि बुनियादी सुविधा का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं है, हर खेत तक सड़क नहीं, हर खेत तक बिजली नहीं, भंडारण सुविधा वही का अभाव, बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, जिससे कृषि उत्पाद, हाँ परिवहन सुविधा, परिवहन और भंडारण मुश्किल हो जाता है, ट्रांसपोर्ट और स्टोर उसका मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त बाजार संपर्क, बिहार के कई ऐसे गांव हैं जहाँ से छोटे छोटे बाजार मिल जाते हैं, वीकली मार्केट जिसको बोलते हैं। अब जानते हैं ना, मंडी, गांव में मंडी होता है? हाँ बिल्कुल, बाजार वही चीज़ है। अरे बाजार को हटा के विपणन लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाजार है भी तो बिचौलिया लगा है, वो आपसे औने पौने दाम पर अनाज आपका ले लेगा और खुद जाके बड़े मार्केट में उससे दुगने दाम पर बेचेगा। आप उपजाएंगे, आप मेहनत करेंगे, अब बिचौलिया बैठ के पैसे कमाते रहेगा। जलवायु परिवर्तन, बिहार जो है क्लाइमेट चेंज का भी शिकार रहता है, क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादातर ज़मीन को सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन को मिलता नहीं है, तो ज़्यादातर ज़मीन के लोग वर्षा के पानी पर डिपेंड होते हैं, और कई जगहों पे वर्षा की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई वर्षा की ज़रूरत नहीं तो बारिश होगी तो डूब जाएगा, अच्छा वर्षा की ज़रूरत है बारिश में तो सूख जाएगा। ऐसे में क्लाइमेट चेंज का ही बिहार की खेती पर बड़ा असर बना रहता है। चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान, चुनौती को कैसे निपटेंगे, सम पॉसिबल सॉल्यूशन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस आर फॉलोइंग। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेंगे, नहरों की सफाई करेंगे। नहरों की क्या की नहर है, एक तो नहर कम है बिहार, एक गंडक वाला नहर है, गंडक नहर, नीचे में सोन नहर और कोसी नहर। इसके अलावा बताइए कोई नहर बिहार में? बिहार में नहरों का जाल बहुत कम है, इसीलिए आज भी सिंचाई बिहार में सबसे ज़्यादा किससे होता है? नलकूप से। क्वेश्चन है कि बिहार के इरिगेशन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा इरिगेशन किससे होता है बिहार में? ट्यूबवेल से। नलकूप का अंग्रेजी होता है ट्यूबवेल। सेकंड नंबर पे आता है, अच्छा ट्यूबवेल और कैनाल आप समझते हैं ना आप लोग? ट्यूबवेल क्या होता है, कैनाल क्या होता है? जब जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं उसको ट्यूबवेल कहते हैं। हाँ, और कैनाल का मतलब नदी में से नाला टाइप का बना के पानी ले आते हैं तो उसको हम कैनाल्स कहते हैं। यूपी में जाइए खूब कैनाल से, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इरिगेशन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन है? ट्यूबवेल। अब बिहार में भी ट्यूबवेल है, अब पैन कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो बिहार में नहरों का जाल एक तो कम है, और नहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो नहर है उसमें उसकी उड़ाई होनी चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। समझ आ रहा है बात कि नहीं? सिंचाई सुविधाओं जैसे नहरों का, बोरवेल का, तालाब का जैसी सुविधाएं में निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। कृषि उत्पादकता में सुधार और पानी की कमी के कारण फसल की विफलता के जोखिम को कम करने में मदद करेगी। हाँ, बोरवेल वही बोरिंग, ट्यूबवेल्स का विकास किया जाए, कैनाल्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, बोरवेल्स बनाने में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तालाब में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इससे क्या होगा? सभी खेत तक पानी पहुंचेगा और जो समस्या वो दूर होगा। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ऐसी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ज़मीन में आप, धीरे धीरे आपका ज़मीन बंजर होता चला जाता है, और फिर एक समय आता है जब वो किसी लायक नहीं रह जाता। यदि आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, बायो फर्टिलाइजर समझते हैं ना, बायो फर्टिलाइजर जिसमें केचुआ का प्रयोग करते हैं आप,
बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं आप, मैंने ऐसी, हाँ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल, मैंने जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर का नाम सुने होंगे आप। जैविक, भारत का पहला राज्य था सिक्किम, हाँ कंपोस्ट, भारत का पहला राज्य था सिक्किम जो कम्प्लीटली बायो फर्टिलाइजर वाला राज्य बन गया था। बायो एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती, पहला राज्य था जो कंप्लीट ऑर्गेनिक हो गया था। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जैसे जैविक खेती प्रथा के उपयोग को प्रोत्साहित करना, बेहतर मिट्टी प्रबंधन प्रथा के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, उच्च उपज वाले बीज और उर्वरक जैसे आधुनिक इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या भैया, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्या है, इंकरेजिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग practices, improving soil fertility through better soil management practices, and promoting the use of modern input such as high yield seed and fertilizers to improve agricultural productivity can help in reducing, क्या करना है जी, reduce करना है किसको, यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इसको रिड्यूस करना है। और बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, इससे मिट्टी टिकाऊ बना रहे। अगला क्या है, इस सब, वो तो समस्या था, ये समाधान बता रहा हूँ। भूमि समेकन, मतलब भूमि समेकन मतलब चकबंदी, हदबंदी। भूमि समेकन का मतलब लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। भूमि समेकन मतलब क्या हो रहा है, लैंड कंसोलिडेशन, ये अलग बात है, लेकिन ऐसे लैंड रिफॉर्म इसको कह सकते हैं। मतलब जो टुकड़ा में भूमि टूटा हुआ है छोटा छोटा, उसके लिए एक टर्म आता है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, चकबंदी। चकबंदी का मतलब जानते हैं क्या होता है, समझते हैं चकबंदी सभी लोग? नहीं समझते तो बता देता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा। मान लीजिए पूरा गांव है हमारा, ये मेरा गांव का ज़मीन है, यहाँ पर गांव है, यहाँ पर मेरा गांव है। तो सुनिए, गांव के नज़दीक वाला ज़मीन होगा, इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। गांव के नज़दीक का जो ज़मीन होगा वो सबसे कीमती ज़मीन होगा, उसको कर देते हैं 1 रुपया का ज़मीन। और गाँव से थोड़ा दूर का ज़मीन होगा 75 पैसे का ज़मीन कर देते हैं। और उसके बाद वाला ज़मीन 50 पैसे का, सबसे बाद वाला 25 पैसे का ज़मीन, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 10-15 किसान का खेत है और सभी किसान के पास छोटा छोटा ज़मीन है। गांव के नज़दीक सबको ज़्यादा ज़मीन नहीं होता, इसको हम लोग गांव के नज़दीक में जहाँ पर खीरा ककड़ी ललमी सब्जी उगाते हैं, लहसुन प्याज बोते हैं, घर के यूज के लिए कुछ उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गांव को कुछ बोलते थे गांव में उसको, है ना। तो गुरु, ये बहुत कम ज़मीन होता है और ये बड़ी कीमती ज़मीन होता है। कोई बेचने को तैयार हो जाए तो पूरा गांव डाक बोल जाता है, पूरा गांव डाक बोल जाता है। और जो बेचने वाला होता है वो चुपचाप सबकी बात सुनता रहता है और सबको बोलता है मैं आप ही को दूंगा, सबको बोलता है यही बात। कैसा बात कर दिए पांडे जी, ये ज़मीन आपके लिए ही है। उधर से आए लाला जी, लाला जी आपसे मेरा कोई अपना है यहाँ, आप ही को दूंगा। उधर से आ गए एक यादव जी, यादव जी देखिए मेरे पिताजी से आपका संबंध रहा है, मैं और किसी को दूंगा, आप ही को दूंगा। सबको अपना अपना रेट बताने दिया, जिसका रेट ज़्यादा है उसको भेज दिया। बहुत बोली लग जाता है जी। मैंने देखा है कि गांव में 4 कट्ठे ज़मीन की कीमत लोगों ने दे दी 8 लाख। गांव एकदम दूर दराज, कोई शहर से कोई संपर्क नहीं, नहर किनारे का गांव, मैंने देखा कि 4 कट्ठे ज़मीन का कीमत दिया 8 लाख, यानी 2 लाख रुपए कट्ठा, जिसका जहाँ ना तो सड़क है ना कुछ, अगर गाँव के नज़दीक का ज़मीन है इसलिए तो भैया उसका कीमत ज़्यादा होता है। तो कहा गया कि जो व्यक्ति यहाँ ज़मीन लेगा, मान लीजिए कि यहाँ वाला ज़मीन तैयार है यहाँ आने के लिए, जिसके पास 1 रुपये की ज़मीन है वो यहाँ आने के लिए तैयार है, तो यहाँ के तुलना में उसको 4 ज़मीन मिलेगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? और जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ 4 दे देंगे उसको, और वहाँ ज़मीन ही खाली कर देगा, तो जो यहाँ ज़मीन छोड़ेगा अपना 4 गुना ज़मीन, उसको यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला ज़मीन उसको मिल जाएगा। जिससे बीच में मेड़ है वो मेड़ टूट जाएगा, लैंड का पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, चकबंदी। अब आया समझ में? पर तुम बताओ कोई तैयार होगा इसके लिए कि हम 4 गुना ज़मीन काहे दे? तो चकबंदी इसीलिए फेल हो गया। एक है ना, एक नहीं, अलग अलग है। हदबंदी भी बता देते हैं आपको। चकबंदी समझ में आ गया? हदबंदी मैंने हद में रही है, मैंने एक आदमी को लिमिट कर दिया गया, लिमिट ज़मीन। हदबंदी एक टर्म आता है, उसका मतलब होता है कि लिमिट कर दिया गया। बाबू रमेश सिंह के पास 200 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए और उनके पास है 1000 बीघा, तो लिमिट बना दिया। और क्या किया गया, रमेश जी
आज से पता, अब देख लीजिए कौन सा 200 बीघा आप रखिएगा, अब बाकी ये सरकार आपका ज़मीन कब्जा कर लेगी और गरीबों में बांट देगी। तो बाबू रमेश सिंह जो थे उस सरकार डाल डाल तो पात पात अपने जितने रिलेटिव थे सबको बुला के 200 बीघा रजिस्ट्री कर दिए कि सुन लो भी रखो, बाद में कागज रख लिए अपने पास कि सुन पैसा भी बाद में देंगे, कागज मेरे पास रहने तो रजिस्ट्री हो गया तुम्हारा। सरकार मेरे पास तो 200 बीघा है, ये है कहाँ 1000 बीघा जमीन आप देख रहे हैं, हो गया काम खत्म। तो हदबंदी भी फेल हो गया, सफल खाली रहा विनोबा भावे का भूदान, वो भी सफल नहीं रहा गुरु, उसमें भी लोग चालाकी किए। हमको 5 साल पहले पता चला ये बात का, कैसे पता चला वो भी बता देता हूँ। एक हमारा रिलेटिव तो उसको बोले कि जब चाचा तुम्हारे, उसको हम बोले कि जब चाचा तुम्हारे तुमसे ऐसे ही बतियाते हैं तो क्यों नहीं कहा फिर बंटवारा अच्छे से कर लेता, अच्छे से लड़ लेता उनसे उस ज़मीन के लिए, वो ज़मीन तो तुम्हारा हक में होना चाहिए। तो ना जानते भैया दिक्कत इस बात का है कि भूदान की ज़मीन है। अब भूदान की ज़मीन कहीं चाचा पता चल गया तो फिर जिसको दिए हैं भूदान में वो दावा फिर जताना शुरू करेगा। भूदान में ज़मीन दे के, ज़मीन कागज पे दे के नहीं दिया लोग। गांव में अभी भी हो जाए रजिस्ट्री वाला चेक हो जाए तो मैं कई बीघा ज़मीन भूदान का निकल जाएगा हर गांव में, और उससे जो बेचारा भूमिहीन मजदूर है उसको ज़मीन नसीब हो जाएगा। कई लोग के नाम से ज़मीन पता नहीं है, मालिक भूदान में उसको दिए हैं, दे दिए हैं दान, फिर भी उसको नहीं मिला और उसको मालिक भी ज़मीन जोत रहे हैं और पता चल जाएगा। अब बेचारा गरीब मजदूर अनपढ़ नहीं चेक करता उतना। वो बताया हमको रिलेटिव, भैया भूदान करने चाचा जान जाएंगे तो फिर लड़ाई होगा तो चाचा फिर पोल खोलेंगे तो फिर बात वैसे पहुँचेगा तो न चाचे को मिलेगा ना फिर हमको मिलेगा। तो ऐसे भूदानों उतना सफल नहीं रहा, इतने लोग चालू टाइप के थे। समझ आ रहा है बात? सब है, इंटरव्यू लेना है, 4-5 गो मीडिया है और एक्चुअली हो गया रहा शिक्षक भर्ती में मेरा इंटरव्यू का व्यू सबसे ज़्यादा जा रहा है। जितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना शिक्षक भर्ती का, जितने टीचर, उनमें सबसे ज़्यादा व्यू मेरा जा रहा है। हम वेटिंग में हम चल रहे हैं सर। एक बाइट लेना था सर, अब सबसे ज़्यादा व्यू मेरा जा रहा है। चैनल का सब्सक्राइबर भी मेरी वजह से बढ़ रहा है, सब ले रहा है टोटल। कशिश न्यूज़ वाले तो फ़ोन उठा रहे हैं, हम कशिश न्यूज़ का फ़ोन नहीं उठाए 3-4 दिन से। अंकिता आती है लेने वो इंटरव्यू, वो सब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा ये सब नेचर मेरा नहीं है। ये सब चिंदीगिरी करना कि न्यूज है, कोई इंटरव्यू 10 मिनट ले लिया तो पैसा दो जी तब देंगे, कोई मतलब नहीं है। पैसा के मतलब भूखे भी नहीं है, हम इज्जत के भूखे ज़्यादा हैं। नेम फेम इज्जत सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। पैसा चाहिए मुझे, पर एकदम इस लेवल पे नहीं चाहिए कि हर लेवल पे हम पैसा कमाना ही हमको है। किसी भी लेवल पे गिर के हमको पैसा चाहिए, मेरे लिए नहीं है। और आप लोग भी राय दूंगा कि डिग्निटी से ऊपर कुछ नहीं होता, एक सबसे ज़्यादा डिग्निटी है। चलिए अच्छा लग रहा है मुझे भी, थोड़ा फेमस हम हुए हैं, मज़ा आ रहा है। चैनल मेरा तो है, मेरा चैनल है गुरु, पर हम क्या इंस्टा पे बस वीडियो देख
RAJNISHKUMAR, मत करिएगा, RAJNISHKUMARSIR। फॉलो कर लीजिएगा, अभी रात में अकेले बैठ के देखिएगा। कमेंट अगर करने लायक हो तो करिएगा, अब बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई की बात मैं किया ही नहीं हूँ, केवल गानों पर रील बनाया हूँ, हैं 1-2 वीडियो बनाया हूँ पढ़ाई वाला। हाँ, हम सोचे कि रोज़ तो एक्टिव हो ही रहा है, आज रियल बनाया जाए वीडियो। चलिए, हो गया ना? फॉलो कर लीजिए, फॉलो करके छोड़ दीजिए, रात में देखिएगा। आया रजनीश कुमार सर? और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, फॉलोअर बढ़ा दीजिएगा। रियल फॉलोअर है, और ज़्यादा होता कई लोग तो भाग गए कि सर मैं आपसे पढ़ने के लिए जुड़ा था, आप तो गाना गा रहे हैं। बाजार संबंधों को मजबूत करना, बाजार संबंधों को मजबूत करना, कृषि उत्पादों के लिए विश्वसनीय उत्पाद। और मेरा फेसबुक भी है, फॉलो कर सकते हैं पेज, रजनीश कुमार डालिएगा। पैरामाउंट कोचिंग था पहले, उसी नाम से बना हुआ है, डालिएगा तो आ जाएगा। लेकिन उसमें फ्री जगह खाली नहीं है, फ्रेंड बनने का पेज है उसका, उसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलोअर बढ़ना चाहिए ना। बाजार संबंधों को मजबूत करना, कृषि उत्पाद के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी बाजार विकसित करने, किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने। वही मतलब कि एक ऐसा बाजार डेवलप हो जहाँ पर बिचौलिया किसान को ठग न पाए, जो मीडिएटर्स हैं वो किसान को कम कीमत न दिलवाए, उचित कीमत मिल पाए। जलवायु मतलब ऐसी कृषि, मतलब कि क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, मतलब कि मैंने क्लाइमेट बेस्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए, कि मतलब मान लीजिए सूखा पड़ गया तो कुछ ऐसे फसल का विकास होना चाहिए रिसर्च करके, जो कि अगर पानी न रहे तभी उत्पादन हो। चावल में भी कुछ ऐसी प्रजाति आजकल डेवलप किया गया है जिसके लिए पानी कम भी रहे तो काम चल जाए। हाँ बिल्कुल, श्री विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यह है उसी का पाठ है, असमान मानसून। ये तो खैर वो है, ये तो मानव जनित, छोड़िए यहाँ तक हो गया, इसको हटा दीजिए। ये इसी में है, कुछ और कृषि के पिछड़ेपन कारण में ही है, छोड़ दीजिए इसको। अब आइए चौथा कृषि रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप पे आइए, कहाँ गया? हाँ, कृषि बाजार यहाँ है। बिहार का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप इन बिहार। क्या है भाई? बिहार सरकार का रोड मैप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमको कोचिंग खोलना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोचिंग खोलना है तो पहले पेपर वर्क करते हैं कि हम कोचिंग खोलेंगे तो सबसे पहले तो पता करना है कौन सा बिल्डिंग कहाँ खोलना है। उसके बाद हमको दूसरा है कि बिल्डिंग अगर ले लें तो उसमें बेंच, टेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्थांतर करना है, लाइट, AC। फिर तीसरा, पढ़ाएगा कौन, टीचर्स, तो कौन कौन टीचर होंगे इस क्लास में, उनकी व्यवस्था करनी है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ताकि कोचिंग की बात बच्चों तक पहुँचे कि हमारा भी एक कोचिंग है जहाँ का डेमो आप ले सकते हैं। बच्चों तक पहुँचने की व्यवस्था करना, रिक्शा से प्रचार करवाना, पोस्टर लगवाना। उसके बाद जब सब कुछ व्यवस्था हो जाए तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना, GST का अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना, ताकि हमारा जो है सो सही बिलिंग हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब पहले ही तैयार करी, रोड मैप इसको बोलते हैं। तो बिहार सरकार क्या चाहती है, इससे पहले 3 बार बिहार सरकार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रोड मैप जारी कर चुकी है। ये चौथा मैप है। दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ, क्या है जी, दलहनी एंड वाइल्ड सीड, मतलब वाइल्ड सीड या फिर पल्सेज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होगा। पेस्टिसाइड का क्या होगा? कम से कम इस्तेमाल होगा। सेहतमंद अनाज, मतलब ऐसा अनाज, आजकल क्या है जी, हाइब्रिड, आप जो सब्जी खाते हैं मार्केट में, फूल गोभी खाइए या पेस्टिसाइड वाला या फिर इंजेक्शन दिया हुआ कहीं रहता है, आप लौकी खाइए, सब उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ दवाई दे उसको इस तरीके से बनाया होता है, तो आपके लिए हाइजेनिक नहीं होता। तो भाई मैंने सेहतमंद अनाज, हाइजेनिक जिसको बोलते हैं, अनाज का उगाने पर जोर दिया जाएगा। दूसरा है मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। क्या बनेगा? गया में बनेगा मिट्टी पर रिसर्च के लिए, पानी पर, मिट्टी और पानी पर, पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, वाटर एंड सॉइल को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए क्या बनेगा गया में? सेंटर फॉर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा मौसम, कैसा मौसम होगा उस अनुसार अकॉर्डिंग टू सीजन एग्रीकल्चर का क्या दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा।
तालाब और चेक डैम बनाने का टारगेट रखा गया है। तालाब बनाने का, पॉन्ड्स बनाने का बताए थे कि जब नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाए तो उसको चेक डैम्स कहते हैं। तो भैया तालाब और चेक डैम बनाने पर टारगेट किया गया है ताकि हर खेत को पानी पहुंच सके। बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जाएगा। जिस ज़मीन पर कोई खेती नहीं होती उस ज़मीन को भी उपयोगी बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें लेमन ग्रास और मेथा की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जो ज़मीन बंजर है वहाँ लेमन ग्रास, जानते होंगे लेमन ग्रास के बारे में, उसको डाल दीजिए पानी में, नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, वो लेमन टी बनकर तैयार हो जाता है। लेमन ग्रास को डालने से, हाँ देखें हम पिए हैं वो चाय, लेमन ग्रास वाला चाय हम भी पिए हैं। अगला आइए, 100 सीड हब और 20 मिलेट हब बनाया जाएगा। सीड हब मतलब बीज का एक भंडार का एक हब बनाया जाएगा, और मिलेट हब बनाया जाएगा। मिलेट मतलब बाजरा का बनाया जाएगा। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज का मतलब बताया हूँ, दलहन, तिलहन और क्या होता है, ऑयल सीड, पल्सेज और बाजरा, ज्वार, ये सब किस में आ जाते हैं, मोटे अनाज में। तो मोटे अनाज का उत्पादन को बढ़ावा कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। क्या है यहाँ पर बात नहीं कहा, सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज विल बी ओपन टू, ऐसे कहाँ है, अच्छा ये उसी में है। अच्छा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोरस ग्रेन। मोटे अनाज का मतलब दलहन हो जाता है, तिलहन हो जाता है। पुआल प्रबंधन, जैसे क्या होता है ना कि पुआल का समझते हैं ना, धान को काटने के बाद जो उसका बन जाता है डंठल, उसको पुआल कहते हैं। पुआल प्रबंधन और कृषि उत्पादन को और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेंगे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा ताकि लोगों को उचित तरीके से क्या मिले, उनको ज्ञान मिल सके कृषि के बारे में। भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, यहाँ पीजी स्तर की पढ़ाई मिलेगी। कृषि के बाद कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। ये पहला कॉलेज कहाँ खुलेगा, भागलपुर के सबौर में। क्लियर है। कृषि फीडर में 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में जहाँ एग्रीकल्चर होता है वहाँ इतना ट्रांसफार्मर लगेगा। किसके तहत, यहाँ जोड़ दीजिएगा, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। ये 7 निश्चय पार्ट 2 में है, 7 निश्चय पार्ट 2 में आता है। तो कितना ट्रांसफार्मर बटेगा खेती में, ट्रांसफार्मर समझता है ना, 31,078। राज्य के सभी 54 बाजार समितियाँ ग्रामीण हाट आधुनिक होंगे। बिहार की जितनी बाजार समिति है सबको क्या बनाया जाएगा, सारे बाजार समिति को मॉडर्न बनाया जाएगा। ऑल 54 मार्केट कमेटी एंड रूरल हार्ट्स ऑफ द स्टेट विल बी मॉडर्न। जो मार्केट कमेटी है और रूरल हार्ट है उसको क्या बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, यानी कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना होगी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डायरेक्टोरेट विल बी एस्टेब्लिश्ड। 534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट स्थापित होंगे। 101 पशु अस्पताल खुलेंगे और गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र खुलेगा। तो छोड़ दीजिए, हिस्ट्री है, पुराना वाला हिस्ट्री दे दिया हूँ, चलिए बस रहने दीजिए। यही तो है, समझ में आया। 4-5 टॉपिक आज पढ़ लिए। एक क्या पढ़े भाई बताओ, क्या क्या पढ़े। पहले पढ़े हम लोग क्या कि एग्रीकल्चर की विशेषता। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तीसरा क्या पढ़े, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। 4 टॉपिक हो गया। और 5वां टॉपिक हम लोग पढ़े कृषि रोड मैप। अब बड़ा सिंपल लैंग्वेज में सब लिखा है, पॉइंट वाइज, आप आराम से डील कर सकते हैं। तो इसको आप दोनों PDF भेज देते हैं आपको, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। और हो सकता है कि आज आपको मैसेज चला जाए कि आज पढ़ा के दशहरा की छुट्टी। तो आप लोग कब मेंस जिनको देना है, लगता है कि मेरा प्रीलिम हो जाएगा, वो 2 दिन के लिए घर जाएं। 2 से ज़्यादा दिन का घर ना जाएं आप। और लगता हो कि 2 दिन हमें हॉस्टल में दिक्कत नहीं है तो 2 दिन से घर जाइए ही मत, यहीं रह जाइए। क्या जरूरत दशहरा घूमना, जाएंगे तो 4 दिन समय आपका जाएगा ही ना। तो अगर घर जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन जैसे मान लीजिए कि 25 को दशहरा है ना, कितना है, 24 को है, तो आप 22 तारीख को शाम को निकल जाइए और 23 को घर पहुंच जाइए। 23 को थोड़ा तैयारी कीजिए मेला बाजार का। अब 25 तारीख को मेला वाला घूमिए, दुर्गा मंदिर मंडप घूमिए माता पिता के साथ। और 26 से आपका क्लास ओपन हो रहा है, तो 25 तारीख को शाम तक, अगर 26 को सुबह तक आप यहाँ आ जाइए और क्लास ज्वाइन, क्लास मिस मत कीजिएगा। 80 नंबर में सेव है।
जनरल। 80-82 नंबर अगर जनरल में बॉयज में है तो आप सेफ हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है बीपीएससी के बारे में, लेकिन मान लीजिए मैक्सिमम 85 से ज़्यादा तो खैर नहीं जाएगा, ये हमको भी पता है, लेकिन 80-82 हमको उसी से ज़्यादा नहीं जाएगा। और गर्ल्स जनरल में 75 से 78 के बीच मान के चलिए। अब गर्ल्स बॉयज EWS में 75 के आसपास जाएगा, और BC2 भी 75 के आसपास जाएगा बॉयज में, दोनों सेम रहता है EWS BC2। और गर्ल्स EWS में 70-72 नंबर जिनका है, 75 नंबर के नीचे है, मैंने 70 से 74 के बीच है। EWS में गर्ल्स हैं, आप BC2 गर्ल्स हैं, समझिए कि हो जाएगा आपका। तो आप लोग जो हैं बॉयज, किनका किनका जनरल में जो लड़के हैं बताइए मुझे कि 80 पार किनका है जनरल में? 80 पार। अच्छा, BC2 EWS में किनका 80 पार है? BC2 EWS में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं BC2 में। अच्छा, EBC में कोई होंगे? EBC में 80 पार किनका है? 80 पार नहीं है किसी का। अच्छा, तो बताइए कि अब ऐसे कॉमन वाले कोई मिल रहा है? अच्छा बताइए 75 से ऊपर कौन कौन है बताओ? आप है, रजनीश जी हैं, कितना नंबर है भाई? 80 नंबर है। आदिप मोहनलाल तुम तो दिए नहीं थे। 80 आपका है एग्जैक्टली, कंफर्म है आप? कंफर्म। कौन सी कैटेगरी है? BC2 कंफर्म है। 4 नंबर तो जनरल से नीचे 85 हो जाएगा तब भी आपका होगा। और किन कौन है 75 पार? EBC में कितना है? हाँ तो हो जाएगा आपका भी, चूंकि EBC और BC2 में 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है। आराम से आपका भी हो रहा है, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। कौन था और जी 75 पार वाला? कोई नहीं है। अच्छा, 70 से 75 के बीच कौन कौन है? 10 में उठवा लेंगे हाथ बाद में। आप है, कितना है भाई? 70 के आसपास कौन कैटेगरी है? तब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए आप, फिर अगली बार 70वीं देखिए। EWS में नहीं डाले हैं? EWS रहने दीजिए, आप तैयारी करिए। इधर भाई आप लोग EBC पॉसिबल है पर बाउंड्री पे हैं आप, बहुत बाउंड्री, बहुत ज़्यादा बाउंड्री पे हैं आप। BC2 EBC तो बाउंड्री पे ही है। आपका कितना है? 72। कौन कैटेगरी? जनरल। कम संभावना है तब, वो तो गलती जो हो गया सो हो ही गया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका कितना है जी? आपका स्कोर? हाँ P+। कोई बात नहीं, इस बार फ्रेशर हैं, नए विद्यार्थी हैं, हाँ तो उत्साहित नहीं होना है। रात को जो सेशन ले रहे हैं 7:15 बजे, मिशन 50 IAS पर रात में हम लाइव आते हैं, टीचर भर्ती के नाम से आते हैं। अच्छा, कि अलग जो हम एक चीज़ और आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश PCS में एक वैकेंसी है बहुत ज़बरदस्त। ARO खराब है जी, RO आज जाइएगा, 2010 के बाद पहली बार इतनी सीट आया है। और जानते हैं लखनऊ सचिवालय की नौकरी 4800 का पे ग्रेड है, और बिहार से 54 प्रमोशन, और परमानेंट लखनऊ में आप रह जाना है आपको, पटना से कम एडवांस लखनऊ नहीं है। प्लीज़ आप इस फॉर्म को आज या कल में भर देंगे। किसका? समीक्षा अधिकारी। अब प्रमोशन ऐसा है जी कि सेक्रेटरी तक आदमी प्रमोशन लेता, IAS लेवल तक प्रमोशन होता है। अब बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन है, हर 4-5 साल पे एक प्रमोशन मिल जाएगा। मैंने 4800 पर ज्वाइनिंग करवाएगा, अब 5 साल में 5400 हो जाइएगा, और उसके अगले 5 साल के बाद 6800 हो जाएगा, 6400-6800, यानी 1.25 लाख सैलरी मिलने लगेगा। बहुत शानदार पद है, लखनऊ में नौकरी हो जाएगी, सबका वेतन आप ही बनाइएगा, IAS IPS सबका। गुरु शानदार नौकरी है। तो अब परीक्षा इतना ईजी, मैं बताऊंगा आपको, इतना आसान परीक्षा कि BPSC का जो एग्जाम है ना, उससे 5 गुना आसान एग्जाम है। मैंने मेंस ऑब्जेक्टिव है, कुछ कुछ है लिखना भी, समझे? एक और ड्राफ्टिंग वाला पेपर होता है, ठीक है ना? तो भरिएगा फॉर्म इसको, मात्र 125 पर लग रहा है। कौन कौन भर रहा है पर एक बार फॉर्म होगा तो वही हाथ उठाना, उठाओ ऊपर तक हाथ उठाओ, सालू का है नीचे तक हाथ उठा दियो। चलिए, अब आप लोग नहीं भरिएगा कुछ नहीं, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन है। आप नहीं हाथ उठाए, आप उठाए, आप नहीं उठाए हाथ, बाहर जाने को नहीं मिलेगा है। हम बता देंगे ना, बहुत इजी है, बता तो देंगे। अभी वो बता देंगे तो बोलिए सर 1 महीने में इसका PT निकाल देंगे हम, इतना इजी परीक्षा है, भरेंगे भाई। इतना शानदार एग्जाम है ना कि 2 महीने में हम आपको तैयारी PT में दोनों का करवा देंगे, नौकरी तक उसमें हम पहुंचा देंगे आपको, है? मत भरिए वहाँ,
आप आरओ भर दीजिए। 36 पीसेस भर के क्या करिए, घूमने जाइए, खाली नौकरी होना नहीं है। एक के साथ एआरओ में कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर में अगर बीसीए हैं, बीटेक हैं, ओ लेवल हैं तो भर सकते हैं कंप्यूटर वाले। तो एआरओ में सीटें कहाँ हैं जी? मेन सीट तो आरओ में है, 334 सीट है। ठीक है ना, भरिएगा, आज जाके भरिए। अब मुझे कल सब काम चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आज भरना है, अपने से नहीं भरना, स्टेप उसका थोड़ा सा अलग है इस बार का। आप जाके साइबर कैफे वाले से बोल के भर लीजिएगा। ठीक है, कल हमको चाहिए, कल नहीं, दशहरा के बाद आइएगा तो हम आपका सबका देखेंगे फॉर्म। ठीक है ना, चलो ओके, भिजवा देते हैं। ऑल द बेस्ट, खूब। और कॉपी आपका, मेंस की कॉपी आपका लौट आएंगे, अगला भी चले जाएंगे चेक करने उसके बाद, दशहरा बाद। आरओ का फॉर्म आप लोग भर देंगे भाई। अब बीपीएससी में लेवल 7 पे कोई ऐसी नौकरी है, बिहार में कोई पोस्ट प्रमोशन नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 20 साल तक आप एसडीएम, वहाँ पर एसडीएम बनिए नहीं हुई तो आप सीधे डायरेक्टर और सचिव से रिटायर करिए। नीतीश कुमार का बढ़ा सर्विस को प्रमोट करते नहीं है, जो आईएएस बन के आता है उसी को एसडीएम बना, डीएसपी बना देते हैं।